हाय गाइस, फिर से नई वीडियो से आपका स्वागत है। आज हम बात करने हैं वन संबंधी योजनाएं, कार्यक्रम एवं संस्थान। सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या है, मेरे वीडियो में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके चले जाइए। हेलो गाइस, फिर से नई वीडियो से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वन संबंधी योजनाएँ, कार्यक्रम और संस्थान। राज्य के में वनों के विकास के लिए कई योजनाएं कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं तथा कार्यक्रम चलाए गए। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, मिश्रित वन खेती मॉडल। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आगे को। तो सबसे पहले देखते हैं मिश्रित वन खेती मॉडल। अब ये क्या था, कोट मल्ला रुद्रप्रयाग। पहली बात तो जो मिश्रित वन खेती मॉडल है कहाँ का है, कोट मल्ला रुद्रप्रयाग। निवासी कौन थे, जगत सिंह चौधरी, जिनका उपनाम जंगली। तो कभी कभार पेपर में पूछा गया जाता है जंगली किसका उपनाम है, तो आपको याद होना जगत सिंह चौधरी का क्या नाम है, जंगली है। ने विगत 30 वर्षों की मेहनत से मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार करा। देखो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है मिश्रित वन खेती का मॉडल किसने तैयार करा, तो आपको याद होना चाहिए जंगली ने। जंगली कौन था, जगत सिंह चौधरी। ठीक है, ये जंगली थे। कहाँ के थे, कोट मल्ला रुद्रप्रयाग के। इन्होंने की मेहनत कितनी, 30 वर्षों की मेहनत से मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार करा। उनका मानना है कि उत्तराखंड हिमालय सहित संपूर्ण देश ही नहीं अपितु विश्व के लिए मिश्रित वन खेती को अपनाना जाना पारिस्थितिक संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के साथ साथ सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके इस सफल प्रयास के लिए आर्यभट्ट सम्मान 2006 मिला। ठीक है, देखो उनका मानना है जो मिश्रित खेती है ये भारत को ही नहीं अपितु विश्व को भी इसमें क्या करना चाहिए, भागीदार होना चाहिए। इसके लिए इन्हें आर्यभट्ट का अवार्ड तक मिला, आर्यभट्ट सम्मान 2006 में मिला। ठीक है, कब मिला, आर्यभट्ट सम्मान 2006 में। किसको, जगत सिंह चौधरी को। जगत सिंह चौधरी का उपनाम जंगली। ठीक है, इनने क्या, कहाँ के हैं, कोट द्वार रुद्रप्रयाग, कोट मल्ला रुद्रप्रयाग। ठीक है, वृक्ष मानव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब वृक्ष मानव की बात करेंगे तो विश्वेश्वर दत्त शकलानी को क्या कहते हैं, वृक्ष मानव। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने कहा है। तो वृक्ष मानव कौन है, विश्वेश्वर दत्त शकलानी को क्या कहते हैं, वृक्ष मानव। वे इस कार्य को 149 मतलब वही है 1949 से कर रहे हैं। ठीक है, किस कार्य को, वृक्षों को लगाने का काम। तो याद है ना, वृक्ष मानव कौन है, विश्वेश्वर दत्त शकलानी। जंगली किसका नाम है, जगत सिंह चौधरी का। इनको 2006 में आर्यभट्ट सम्मान भी दिया गया। अपना गांव अपना वन, यह योजना गांवों को वनों से जोड़ने के लिए चलाई गई थी। ठीक है, इसके तहत वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर उस पर वृक्षारोपण करना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना गांव अपना वन, तो वही है। यह जो था ये योजना गांवों को वनों से जोड़ने के लिए थी। इसके तहत क्या हुआ था, वन भूमियों से अतिक्रमण हटाकर उस पर वृक्षारोपण करना था। ठीक है, नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना। देखो नागरिक जो लोग सोए हैं उनको वन विकास योजना ये है। इस योजना के अंतर्गत नागरिक एवं स्वयं वनों को वन विभाग को हस्ताक्षरित कर उसे वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन किया जाना। मतलब इस योजना के अंतर्गत नागरिक एवं स्वयं वनों को वन विभाग से को हस्ताक्षरित कर उसका वैज्ञानिक ढंग से मतलब जो वन थे ना अंतर्गत नागरिक एवं स्वयं वनों को वन विभाग के अंतर्गत दे देना और उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करना। ठीक है, वन पंचायत। अब देखते हैं वन पंचायत कितनी है। वनों के विकास और सुरक्षा के लिए राज्य अब तक कितने 12,600 कर सकते हो। ठीक है, वन पंचायत की बात आएगी तो 12,16,8 तो 12,168। ठीक है, वन पंचायतों का गठन कर चुके हैं, जो कि लगभग 5.5 लाख एकड़ वन क्षेत्र को संरक्षण करता है। मतलब टोटल अगर वन क्षेत्र की बात करते हैं तो कितना है, टोटल वन संरक्षण कितना है कहोगे, ये सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो लगभग कितना वन पंचायतें हैं, तो 12, 16, 8 कैसे याद कर सकते हो, 12, 16 और 8 हो गया। ठीक है, इसका मतलब टोटल एकड़ कितना, 5.5 लाख एकड़ वन क्षेत्र में है।
राज्य में वन पंचायत व्यवस्था ब्रिटिश काल से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वन पंचायत व्यवस्था है ये राज्य में कब से स्टार्ट हुई थी, तो आपको याद रखना है ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल से भी कब से, 1931 से ही राज्य में वन पंचायत व्यवस्था लागू हो गई थी। याद रखना, ब्रिटिश के समय से ही वन पंचायत स्टार्ट हुई थी। कब से? 1931 में हुई थी। टोटल पूछा था 12, 16, 8 जो थी वन पंचायत थी, 5.5 एकड़ में फैला हुआ था। ठीक है, अब होता क्या देखो, पंचायतों को वनों का प्रबंधन और वन उत्पादों के उपयोग का अधिकार था, ये तो सबको पता है। ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत के बाद वन पंचायत दूसरी ऐसी कानून सभा संस्था थी जिसे गांव के सामूहिक विषयों पर निर्णय लेने का मतलब वही है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरी कौन सी होगी, तो वन पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत जो होती है उसके बाद अगर कोई पूछ ले कि दूसरी पंचायत कौन सी है जो निर्णय ले सकती है, तो वो वन पंचायत थी। ठीक है, कि कैसे गांव में क्या होते हैं, वन भी होते हैं, तो वन पंचायत हो गए, जिन्हें गांव के सामूहिक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार था। यह देश में अपनी तरह की अकेली व्यवस्था। ठीक है, देश में केवल अपनी तरह की एक व्यवस्था है। कुछ समझ में आना चाहिए बस इतना में है कि अगर ग्राम पंचायत आपका निर्णय नहीं ले रही है तो आप वन पंचायत दो, दूसरी शाखा है जिसकी क्या जो निर्णय लेती है। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट देखो, नए कानून के अनुसार अभी तक जो प्रेजेंट में हो रखा है, कुल 9 सदस्य होंगे किसमें, वन पंचायत में, और वन पंचायत में से जो 4 महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। तो याद रखना, क्वेश्चन अभी पीछे पूछा गया था पेपरों में कि टोटल वन पंचायतें कितनी है, जिसमें पहली बात तो आपसे पूछा गया है कि देखो वन पंचायत में कुल कितने सदस्य हैं, आपको इतना याद होगा सर 9 है। 9 में से महिलाओं के लिए कितने, तो आपको कहना है 4 महिलाओं के लिए वन पंचायत है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में देखो 50% सीट भी क्या महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, किसमें, वन पंचायत में 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। नर्सरियाँ बनाई जाएगी। नर्सरियों का मतलब क्या होता है, तो हर किसी बच्चे को पता है कि नर्सरियाँ क्या होती, पौधों का रोपण करने वाली। समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता रखा है कि महिलाओं के लिए टोटल 9 सदस्य वन पंचायत में रहते हैं, जिसमें से 4 महिला सदस्य अनिवार्य होनी चाहिए, ये पेपर में पूछा गया है। और हाल ही में वन पंचायत में 50% सीट जो है महिला के लिए अनिवार्य कर दी। अब नर्सरियों की बात करते हैं तो वृक्षारोपण की तकनीक को उच्च स्तरीय बनाने के लिए कई, देखो मैंने कहा ना, नर्सरियाँ कहते हैं, नर्सरियाँ वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर क्या पेड़ पौधों को लगाया जाता है। बीज जो मतलब एक तरह से नर्सरियाँ जो होती हैं पौधों का, छोटे से पौधे जो होते हैं उनको लेके आना और अपने घर में लगाना, वो चीज़ें कहलाती है। ठीक है, तो नर्सरियाँ से बहुत सारी जो होती हैं पौधों के बीज मिल जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, घर में आके रोपण कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लागू कब हुआ, पौधे रोपण नीति लागू कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद करने की जो बहुत अच्छी तरीका बताता हूँ, 6 जनवरी 2006। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी। ठीक है, नर्सरी पौधे रोपण लागू कब हुआ, क्या बोला मैंने कहा पौधा रोपण नीति। ठीक है, ये कब लागू हुआ, तो रोपण नीति कब लागू हुई, तो 6 जनवरी 2006। मोस्ट इंपोर्टेंट, 6 याद कर लो, जनवरी हो गया। इस प्रकार नीति लागू करने वाला यह देश का प्रथम राज्य। मोस्ट इंपोर्टेंट, नीति लागू करने वाला, वन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है, क्या है, इस प्रकार पौधा रोपण नीति लागू करने वाला, पौधे का रोपण नीति लागू करने वाला देश का पहला कौन है कहोगे, तो याद है राज्य उत्तराखंड है। ये कब होता है, 6 जनवरी 2006 को नीति एक बनती है, किसमें, रोपण नीति बनती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन नीति अधिनियम के सौहान 50% महिला जो आरक्षित है, मतलब सीटें होती हैं। 9 में से टोटल वन पंचायत में कितने सदस्य होते हैं कहोगे, 9 होते हैं। 9 में से 4 जो होती महिला होनी आवश्यक है। दूधा लोक विकास संस्थान उफरैंखाल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बता चुका हूँ मैं, उफरैंखाल। ठीक है, होता क्या है, ये मैंने कहाँ बताया, ये मैंने तुम्हें कहाँ बता रखा है, याद रखना, पानी राखो। ठीक है, जो नियम था ना, पानी राखो आंदोलन, आपको याद है, उसमें बता रखा था मैंने, बिल्कुल सर। उसमें कौन थे ये याद करो, तो याद रहा सच्चिदानंद भारती। कौन थे, ये थे आपके शिक्षक थे। ठीक है, तो हुआ क्या था, इस संस्थान के माध्यम से उफा खेल कहाँ पे, पौड़ी में, तो बता रखा मैं, बरसात के पानी को जल तलैयाओं में रोककर बेकार चले जाने वाले पानी का सुदूर प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये क्या है, दूधातोली लोक विकास संस्थान, ये किसी उफरैंखाल में, उफरैंखाल कहाँ है, पौड़ी में। किसके द्वारा, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद भारती। ठीक है, अब हुआ क्या था, जो बरसात के टाइम पर पानी जो होता है वेस्ट हो जाता, तो उसको एक जगह पर इकट्ठा करके रखना ही इसका काम था, जिससे क्या होता, वहाँ की जो हरियाली बढ़ गई थी। ठीक है, साथ ही साथ जंगल, ये सब पर्यावरण संरक्षण हुआ और भूमि कटाव, बाढ़ आदि में कमी है।
इको टास्क फोर्स इम्पोर्टेंट है। तो इको टास्क फोर्स की स्थापना कभी, देखो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने और वनीकरण में वृद्धि तथा वनों की सुरक्षा के लिए उद्देश्य में प्रदेश में एक फोर्स का गठन 2008 और 2009 में करा गया। ठीक है, देखो एक चीज़ समझ में आना चाहिए, जैसे गरीब लोग हैं ना, जैसे फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, तो उनको हम लोग क्या करना है, संरक्षण देना है। इको टास्क फोर्स इसकी स्थापना 2008 और 2009 में करी। किस लिए करी गई थी? जो भूतपूर्व सैनिक थे उनको रोजगार मिल सके, इसके लिए इसकी स्थापना करी इको टास्क फोर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे वन्य जीव एवं इसका संरक्षण के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय। वाले वन्य जीव एवं इसके लिए संरक्षण, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, वन्य जीव विहार हैं, संरक्षण आरक्षित है। ठीक है, ये सब कुछ आज देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर पार्ट नहीं देखा तो आप पहले वाली पार्ट वीडियो को देख के आइए, तभी इसके पास आइए। वन्य जीव एवं संरक्षण, इसमें देखते हैं तो क्या है। राज्य के प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून के मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना करी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र। देखो वन्य जीव संरक्षण केंद्र के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम लोग को ये तो याद हो कि पहला जीव संरक्षण केंद्र कहाँ बना, तो देहरादून के मोतीचूर में बना। ठीक है, अब कब बना? 1935 में। ठीक है, कब बना? 1935 में। ठीक है, आपको याद क्या करना है, देखो वन्य जीव संरक्षण केंद्र जिसके बारे में पढ़े उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल तो क्या हुआ था, राज्य के प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र कब की स्थापना? 1935 में हुई थी। देहरादून में हुई। देहरादून में किस जगह पे हुआ था? मोतीचूर में। ठीक है, जो कि 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। ठीक है, अब जो ये पहले स्थापना कब 1935 में हुई, और 1983 को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में क्या हुआ, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में ये समाहित हो गया। समझ में आया? बिल्कुल सर। पहली बात कब स्थापना? 1935 में। मतलब आपको याद है, प्रथम वन्य जीव, राज्य के प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र की स्थापना 1935 में हुई थी। देहरादून के मोतीचूर में हुई। वन्य जीव विहार की स्थापना की गई, जो 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। इस समय अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे कितने वन्य जीव है? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्य जीव हैं, 4 संरक्षण आरक्षित हैं, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान एवं एक जैव सुरक्षित क्षेत्र। ठीक है, कई बार आपसे पेपर में पूछ लेता है, जैसे पेपर में तो छोड़ो, आपसे नॉर्मली कोई आदमी पूछेगा कि बताइए राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, और वन्य जीव विहार है, तो 2 कन्फ्यूजन हो गई कि भैया राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और वन्य जीव विहार कितने। तो राष्ट्रीय उद्यान याद रखना 6 और वन्य जीव विहार जो है वो 7 हैं, और 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, 1 उच्च स्थलीय प्राणी और उद्यान एवं जैव सुरक्षित है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं अभी उत्तराखंड में, जो 6 बात कर रहे हैं वो देखते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। किससे? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, यह आपको ही पता होना चाहिए। बिल्कुल। 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हैली के नाम पर इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय, आपको पहले ये देखना है, हैली राष्ट्रीय उद्यान कब की बात है? 1936 में। ठीक है, 1935 में प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र कब स्टार्ट हुआ? 1935 में। 1 साल बाद 1936 में क्या हुआ था? कार्बेट नेशनल पार्क की, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। किसके नाम पर? तो उस टाइम पर तत्कालीन गवर्नर कौन थे? सर हैली था, तो इसीलिए इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया था। भारत का ही नहीं है, तो ये कितना एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद अब इसका नाम क्या हो गया? देखो रामगंगा क्यों पड़ा? क्योंकि इसके बगल में रामगंगा नदी बहती है। तो याद रखना कार्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? तो याद रखना रामगंगा नदी बहती है, इसके कारण इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है स्वतंत्रता के बाद। फिर हुआ क्या इसके बाद? फिर इसका नाम बदल गया। फिर 1957 की बात है, 10 साल बाद। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता 1947 में मिली और 10 साल बाद 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में। बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूं, बट अभी आप लोग को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा।
देखते हैं फिर क्या कहा मैंने। कौन थे प्रकृति प्रेमी? जिम कॉर्बेट की स्मृति में एक बार फिर पुनः नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया। अब देखो हुआ क्या, जब भी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1936 में तत्कालीन सर गवर्नर कौन थे, सर हेली, उनके नाम पर इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। फिर जैसे स्वतंत्रता होगा, हम स्वतंत्र हो गए, तब 1947 की बात है, तो रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा। फिर उसके बाद 10 साल बाद 1957 में मतलब प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट, इनकी स्मृति में इसका नाम क्या बन गया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया। ठीक है, एक बार फिर से, तो 3 बार इसका नाम चेंज हुआ, समझ में आया बिल्कुल। 520.82 वर्ग किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा गया है पेपर में कि इसका एरिया कितना है, तो 520। देखो 420 ही तो आपको याद है ना कि आदमी 420 है, तो आप वहाँ पे क्या करना, 520, मतलब कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 420 ही है। ठीक है, तो याद रखना, तो इसलिए 520 ही हो गया है। तो 520.82 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया। अच्छा, ये पूछा जाता है कहाँ फैला है, तो एपी याद कर लो। तो एपी का मतलब आंध्र प्रदेश नहीं कह रहा हूँ मैं, तो यह आपका एपी का मतलब होता है, सॉरी एनपीआर, एपी नॉट एनपी, तो एनपी का मतलब होता है नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है। ठीक है, और ज़्यादा किस में है, तो पौड़ी में इसका एरिया ज़्यादा, 312 है पौड़ी में, जबकि 208 कहाँ है, नैनीताल में। टोटल कितना है, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 2 जगह फैला है। तो ये है आपका एनपी नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी में 312.76, जबकि आपका नैनीताल में 208.8। इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल नगर में ढिकाला में प्रवेश है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ढिकाला शब्द है। ये पूछा जाता है कि प्रवेश द्वार कहाँ पर है, किसका, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार कहाँ पर है, तो आपको इतना याद करना है कि ये कहाँ पे, ढिकाला में स्थित है। कहाँ है, ढिकाला में स्थित है। क्या है, प्रवेश द्वार किसका, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में स्थित है। नैनीताल जिला मुख्यालय से 144 किलोमीटर दूर, ये तो कोई पूछा नहीं जाता। नगर पालिका रामनगर से काफ़ी निकट है। ठीक है, ये तो कुछ नहीं। इस पार्क के मध्य में पाटलिदून स्थित है। कि पेपर में पता है क्या पूछा जाता है कि पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, बताओ। पाटलिदून क्या बोला मैंने, पाटलिदून कहाँ स्थित है, तो इस पार्क के मध्य में पाटलिदून स्थित है, ये तो आपको पता ही ना। फिर उसके बाद क्या, 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित करा। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, क्या है, 1 नवंबर 1973 को, ठीक है, 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित करा गया। ठीक है, 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित करा गया। संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या नियंत्रण बरतती। अब देखो, जैसे ही इसको संरक्षित घोषित कर दिया तो पता नहीं बाघों को क्या चुल्लू मची, उन्होंने कहा हम तो सुरक्षित हैं, उनको न कोई मार सकता है, तो तुरंत ही उनकी क्या हो गई, संख्या में बढ़ोतरी हुई। कब की बात है, वो है आपका 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित करते ही बाघों की संख्या निरंतर, इसे हाथी परियोजना भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंतर्गत कुछ जो पाए जाने वाली चीज़ें वो देखते हैं। इस पार्क के में लगभग 570 प्रजातियां पाई जाती, पक्षियों की प्रजातियां इसमें सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, कितनी प्रजातियां हैं, 570 प्रजातियां। मतलब याद, ये देखो जितना इसका एरिया है ना, 520.86 किलोमीटर, 82 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, वहीं पर 500 की रेंज में, लेकिन 570 क्या, 570 पक्षी प्रजातियाँ, 25 सर्प प्रजाति, मतलब वो सांपों की प्रजाति, सर्प। लगभग 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। ठीक है, 570 प्रजातियां पक्षी की, 25 सर्प की, 75 स्तनधारियों की, ये दोनों मिला के टोटल कितने हुए, 100। समझ में आया। ठीक है, मगरमच्छ पाया जाता है। ठीक है, चीतल, सांभर, काकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरन व महसीर आदि मुख्य जीव इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो वही है। ठीक है, तेंदुआ ही पाया जाता है,
बाघ भी पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, अजगर पाया जाता है, हिरन, मगरमच्छ सब कुछ यहाँ पाया जाता है। ध्यानवत राज्य सर्वाधिक पर्यटन इसी उद्यान में आते हैं। उसके बाद राजा जी, फिर फूल गए। सबसे ज़्यादा पर्यटन कहाँ जाते हैं? तो सबसे जिम कॉर्बेट, फिर उसके बाद जाते हैं राजा, फिर राजा के फिर जाते हैं फूलों के बाद। अप्रैल 2000 पार्क में इसमें एक साइलेंस जोन घोषित करा गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो बता रहा हूँ मैं, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्या है? अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में साइलेंस जोन घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि साइलेंस जोन कब घोषित करा। साइलेंस हो जाओ तो साइलेंस जोन कब घोषित करा गया, तो याद रखना 2012 की घटना है। ठीक है, 2013 में क्या आपदा आई थी ना, तो उससे एक महीने पहले की घटना, एक साल पहले की घटना, 2012 अप्रैल के महीना था 2012 में इस पार्क के चारों ओर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया। ठीक है, अभी दोबारा से रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 2013 में होता गया। 2013 में इस पार्क के बाघों की रक्षा हेतु केंद्र सरकार से 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर फोर्स ST स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, केंद्र सरकार से क्या बोला मैंने? देखो, मैंने बोला 2013 की बात है। 2013 में एक फोर्स की स्थापना करी। किस लिए करनी है? हमें टाइगर की सुरक्षा के लिए। तो स्पेशल, ठीक है, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फोर्स तो STPF, तो वही है समझ में, STPF तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्ट फोर्स की स्थापना 2013 में करी गई। ठीक है, और इसमें कितनी सहायता थी? 118 सदस्य टोटल हैं। और 2012 में क्या हुआ था? अप्रैल 2012 में 500 मीटर की रेंज में क्या हो रहा था? क्या साइलेंस जोन स्टार्ट किया। ठीक है, अब एक बार कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोबारा से रिपीट करते हैं। 1936 में, ठीक है, एक कौन थे तत्कालीन गवर्नर? हेली, जिसके कारण इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। फिर स्वतंत्रता के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। फिर 1957 10 साल बाद इसका नाम जगत प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर पड़ा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर क्या, इसका टोटल एरिया देखते हैं तो 520.86 एरिया इसका एरिया है, जिसमें से यह कहाँ पाया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक नैनीताल में है और एक पौड़ी में है। पौड़ी में इसका जो एरिया वो ज़्यादा है, और वो ज़्यादा कितना है कहा? तो पौड़ी में जो ये है आपका 312, पौड़ी में 312 है। और वैसे देखा जाए तो नैनीताल में कितना है? नैनीताल में कम है, 208 है। पौड़ी में 312 हो गया, और नैनीताल में कितना है? 208 हो गया। ठीक है, फिर अब इसमें क्या है? इसके प्रवेश द्वार के लिए नैनीताल का ठिकाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जनपद नैनीताल में प्रवेश द्वार है, ठीक है, ठिकाला। अब इस पार्क में पाटली दून इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पाटली दून कहाँ स्थित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। अब होता क्या, इसके लिए क्या करना है? बाघ संरक्षण घोषित करा। कब करा? 1 नवंबर 1973 को, जिसके तत्कालीन बाघों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ी। इस पार्क में अगर पूछे पक्षियाँ 570 है, 25 सरीसृप और 75 क्या हैं? स्तनधारी हैं, जिसमें बाघ आके कुछ आता है। ठीक है, सर्वाधिक पर्यटन कहाँ जाते हैं? पहले कॉर्बेट, फिर राजा के पास, फिर जाएंगे फूलों के पास, हो गया। फिर अप्रैल 2012 की घटना है, 500 मीटर को साइलेंस जोन घोषित करा गया। 2013 में इसके लिए एक टास्क फोर्स का स्पेशल टाइगर टास्क प्रोटेक्ट फोर्स, हमें प्रोटेक्ट करना, तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्ट फोर्स, इसकी स्थापना 118 में सदस्य थे। खत्म, बिल्कुल सर। अब उसके बाद आता है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में, कॉर्बेट की 1936 में, इसकी 1980 में की गई। यह उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर फैला ओनली, वो 520 में फैला था, ये केवल कितने में फैला कहोगे? 472 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, जो राजा जी देहरादून के संचालित होता है। जो क्या है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से इस उद्यान का संचालन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन ये कि जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसका संचालन कौन करता है, ये पूछा जाता है। तो याद रखना, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो देहरादून में स्थित है, वो क्या करता है? इसका संचालन करता है जो गोविंद है। गोविंद कहाँ? उत्तरकाशी जिले में। कितना? 472 है। स्थापना कब? 1980 में। अभी 1980 से आपको याद करना है। भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम, तेंदुआ, बरल, थार, काला भालू, देवपान, कलिन, मोनाल आदि यहाँ पाए जाते हैं। यह थोड़े हाइट पे पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ पाया जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो राज्य के चमोली जिले में सीमा पर नंदा देवी का कितना स्थान देखते हैं। सबसे पहले एक बार ना हम लोग इसको वापस से रिवाइज करते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापना को भी 1980 में। ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी में। इसका संचालन कौन करता है?
तो याद करना कि वो कौन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, देहरादून वाला करता है। समझ में आया। यहाँ पाया जाने वाला भूरा भालू, काला भालू, मतलब यहाँ भालू जो ठंडा इलाका है तो ऊपर के सिम तेंदुआ, भरल थाल, तो गोविंद जो ऊंचाई पर स्थित है, इतना समझना ऊपर, भोजपत्र, देवाल, बाँझ। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा याद करना कहाँ है, चमोली में। नंदा कहाँ है, चमोली में स्थित है। ठीक है, याद करना नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा कहाँ है, चमोली में स्थित है। ठीक है, इसका 624। अच्छा, नंदा देवी के लिए आप कैसे याद कर सकते हो, आपको है ना 25 का पहाड़ा, 25 दूनी 25, 25 का स्क्वायर करोगे 625 होता है, लेकिन एक कम कर लो तो एक कम कर लो, समझ में आया, एक कम करो तो 624 हो गया। जब ये नंदा देवी की आई तो 25 का स्क्वायर समझ लो, और इसमें से एक कम करो तो 624 हो गया। ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना देखो, गोविंद की भी 1980, इसकी 1982, 2 साल बाद होगी। इसका उद्यान 54321 ना होगा, 5431 है। ठीक है, मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें हिमालयी भालू, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग, इसमें भी वही पाया जाता है। इसका मुख्यालय जोशीमठ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है, तो जोशीमठ से। ठीक है, एक बार दोबारा से याद कर लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसका टोटल क्षेत्रफल अगर याद करना है तो मैंने कहा 25 का पहाड़ा आपको याद होना था, 25 कम 25, 25 का गुणा 2 बार करोगे 25 पर 625 हो जाता है, 625 में से एक कम तो 624। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ 1982 में हुई, कहाँ हुई, चमोली में स्थित है। इसका टोटल पूछेंगे कितनी हाइट पर है, 5431। समझ में आया, बिल्कुल सर। और इसका मुख्यालय का जोशीमठ हो गया। चलो, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो है एरिया इसी का ही है। फूल जहाँ बहुत कम लगेंगे, ऑब्वियसली फूलों समझ जाओ। चमोली जिले में स्थित है। मुख्यालय लगभग 150 किलोमीटर दूरी, 3600 मीटर की हाइट, नर वो और गंधमादन पर्वतों के बीच। मोस्ट इम्पोर्टेंट, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो नर और मादन, गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। इतना याद कर लो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो नर और गादन पर्वतों के बीच स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, इतना याद करना है, तो नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। 1962 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कराया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो, तो फूलों की घाटी 1962 में, 1982 में सेम हुई है, 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करा। 4 जून है, नहीं 14 जुलाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन, 2005 की बात हो, 14 जुलाई का महीना, 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। यहाँ पुष्पावती नदी बहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना। इसको यूनेस्को में स्थापित कब करा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व धरोहर की श्रेणी में, यूनेस्को में विश्व धरोहर की श्रेणी में इसको कब, तो आपको इतना 14 जुलाई 2005 की बात हो, कब की, 14 जुलाई 2005 को क्या यूनेस्को की विश्व विरासत में इसको सम्मिलित करा गया। यहाँ पुष्पावती नदी बहती है। कहाँ पर पुष्पावती नदी बहती है कहोगे, तो याद रखना फूलों की घाटी, फूलों की घाटी चमोली साइड पे क्या होता है, पुष्पावती नदी। अरे यार लॉजिक की बात हो, फूलों की घाटी, फूल है क्या पुष्प, तो कौन सी नदी, पुष्पावती नदी। भाई ज़्यादा सोचने का नहीं, जो कि कामेट पर्वत से निकलती है। ठीक है, पुष्प तोया, अरे यार पूरी बात तो भैया, फूल तो पुष्प तोया से निकलती है, पुष्प तोया का कामेट, तो कामेट से निकलती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण हजारों किस्म की पुष्प और दुर्लभ जंतु हैं। इसका टोटल एरिया पहली बार 87.5 किलोमीटर इसका कुल एरिया। ठीक है, इतने में फैला। इसका भी मुख्यालय का जोशीमठ है, जो जिसका नंदा देवी का भी मुख्यालय जोशीमठ, इसका भी मुख्यालय जोशीमठ। ठीक है, इसका एरिया देखिए तो 875.5 किलोमीटर वर्ग भी नहीं भाई, 5 किलोमीटर बस ओनली, इतना ही है। यहाँ अनेक दर्शनीय पुष्प प्रीमुला, नीली पापी, विष कंडारी, ब्रह्म कमल, चलो ये तो आपको पता है, वित्सनाम, फेण कमल, हिम कमल, ये तो थोड़े बहुत तो आपको याद करें, ब्रह्म कमल, फेण कमल, हिम कमल, पुष्प, विष कमल भी है यहाँ पे, वत्स नाम, ये तो भैया उतना पूछा जाता नहीं है। ठीक है, औषधियाँ खाली पढ़, रुद्र, दंती, शिव धूत्रा, कूट, सोम, रत्न, ज्योत, मिमिरी, निविसी, जटामासी आदि दुनिया की अनेक प्रजातियाँ जैव विविधता की मिसाल। अब है फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय, क्या कहा मैंने कहा, फूलों की घाटी को खोदने का श्रेय किसको जाता है, फैन स्माइथ
ठीक है। एक स्माइल आती है जब आदमी ना फूलों की घाटी पे जाता है, तो क्या है, फ्रैंक स्माइथ को जाता है। सन 1931 में कामेट पर्वत पर चढ़ने के बाद स्माइथ गंधमादन पर्वत श्रृंखला से होते हुए बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, तो उन्हें यहाँ फूलों की घाटी के दर्शन हुए। तो याद रखना कब हुए थे, 1931 की बात, 31 की बात है, ठीक है। 1931 में ऐसा हुआ था, जो फ्रेंच स्माइल थे, इन्हें जाना पड़ गया कहाँ, इन्हें जाना पड़ गया था 1931 में, ये जा रहे थे बद्रीनाथ की ओर। कहाँ से होते हुए, कामेट पर्वत से चढ़ने के बाद इस्माइल गंधमादन पर्वत श्रृंखला से होते हुए जा रहे थे, तभी उनको इस फूलों की घाटी का क्या हुआ था, दर्शन हुए। तो याद रखना 1971 की बात, 31 की बात है। कौन थे वो, फ्रैंक स्माइथ थे फूलों की। उन्होंने यह व्यापक सर्वेक्षण कर पुष्पों व वनस्पति प्रजातियों की करीब 2500 किस्मों की किस्में ढूंढ निकाली, जिसमें से वो 250 किस्म के बीज वे अपने साथ विदेश ले गए। कौन, स्माइथ जो थे 1931 में फूलों की घाटी, जो वो कहाँ जाते, बद्रीनाथ की तरफ, कहाँ से, कामेट पर्वत से होते हुए गंधमादन पर्वत श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे फूल ही फूल थे। वो घाटी देखी, समझ में आ गया कि फूलों की घाटी होगी। उन्होंने यहाँ पर 2500 से ज़्यादा फूलों को देखा और करीब 250 किस्म की फूल अपने साथ ले गए विदेश। फ्रैंक स्माइल की बुक है द वैली ऑफ फ्लावर। देखो ये सिंपल सी बात है, जो गया फूलों की घाटी को ढूंढने, तो वो वैली थी ऑफ किसकी, ऑफ फ्लावर की। तो इसकी बुक का नाम क्या है, द वैली ऑफ फ्लावर। प्रकाशित होने पर दुनिया का ध्यान इसकी ओर गया। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के कस्तूरी मृग, गुड़दाल, भरल और हिमालयन भालू। देखो ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे ये चीज़ें पाना ऑब्वियसली बात है। कस्तूरी मृग पाया जाएगा, गुड़दाल यहाँ पाया जाएगा, भरदार, हिमालय, सब कुछ। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदकानंद कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस लाइन को, जो ब्लैक से लिखा है ये इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदकानंद कहा गया, ठीक है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में, मतलब स्कंद पुराण के कहाँ पर, केदार खंड में क्या कहा गया, नंदकानंद कहा गया। फिर है, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा है। तो अलका याद रखना, फूलों की घाटी को महाकवि कालिदास ने क्या कहा गया, आपने मेघदूत में अलका कहा है किसको, इस घाटी को, ठीक है। क्या कहा है, इस घाटी को क्या कहा गया है, अलका कहा है महाकालिदास ने, महाकवि कालिदास। इस घाटी को गंधमादन, बेकुंड, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फेक, इस्माइल घाटी आदि नामों से भी जान। अच्छा, इस गंधमादन, बेकुंड है, भ्यूडार है, पुष्पावती, पुष्परसा, फेक, इसमें तो ये तो याद हो गया। देखो भ्यूंडार मतलब फूलों का भंडार समझ लो, बेकुंड, कुंड ही कुंड है यहाँ फूलों का, और गंधमादन, चलो ये तो गंधमादन पर्वत श्रृंखला से निकलते हुए, ठीक है। अब आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1983 में करी गई। इसके एक साल बाद फूलों की घाटी के एक साल, सबसे पहले कार्बेट, फिर नंदा देवी, फिर आता फूलों की घाटी, फिर आता है राजाजी, नहीं सबसे पहले आता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है गोविंद, कार्बेट के बाद गोविंद, फिर नंदा आती, फिर फूल आता, फिर आता है राजाजी। राजाजी का एरिया, पहली बात तो फूलों की घाटी 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करा गया। 1983 में क्या होता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है, और इसका टोटल कितना, 820.42 वर्ग किलोमीटर क्या होता है, इसका एरिया होता है। और राजाजी जो है 3 जगहों में फैला है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, ठीक है। कहाँ पर, देहरादून हो गया, अरे यार राजाजी तो राजा आदमी है, तो 3 जगह आपको पता है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, इन 3 जगह फैला है। और पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी पाए जाते हैं, 313 प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ 23 प्रकार के स्तनधारी और 313 प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति में साल, खेर, शीशम, इंगल, खरपट, बाकली, सैन्य, चीड़, शिरोने। इसका मुख्यालय देहरादून, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय देहरादून। ये कभी नहीं पूछेगा जो इसके अंदर पाए जाने वाला कौन कौन से, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको पढ़ लेना है, जैसे चीड़, सिरस, रोहिणी,
आपसे पूछा गया देगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुआ, ठीक है। और इसका एरिया पूछा जाएगा 820.42% किलोमीटर। तो याद रखना राजा जी आते ही राजा थोड़ा बहुत तो बड़ा होगा, तो याद रखना 820 है। क्षेत्रफल में फैला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है 3 जगहों पर, अल्मोड़ा नहीं, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, इन जगहों पर फैला। इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखना देहरादून में। यहाँ कितने प्रकार के 23 प्रकार के स्तनधारी हैं और 313 प्रकार के क्या हैं? पक्षी हैं। ये भी हो गया। अब आता है गंगोत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंगोत्री, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री में याद करने का भी तरीका बहुत तगड़ा है। तो इसका 1983 में है, तो 6 साल बाद। तो याद रखना गंगोत्री की बात करते तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के 6 साल बाद, तो 1989 को स्थापित हुआ, ठीक है। और कितना 2390 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा है। तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दूसरे में है राजा जी, तीसरे में आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चौथे में आपका कौन सा कहोगे? जल्दी बताओ, चौथे में कौन सा है? चौथे में आपका है हमारा, तीसरे में है ये नंदा देवी, चौथे में कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पाँचवें में है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, छठे में कौन सा? फूलों की घाटी। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पहले स्थान पर है, ठीक है, 1989, ठीक। कहाँ स्थापित करा गया? और इसका है 2390 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री को याद करने के लिए 2390 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में फैला गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जनपद उत्तरकाशी में। गंगोत्री तो गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। क्या है? गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। समझ में आया? 2 राष्ट्रीय उद्यान हमारे स्थित है, कहाँ? गंगोत्री और गोविंद, ठीक है। दोनों गौ हैं, तो कहाँ पर हैं? अच्छा हाँ, ये भी याद कर सकते हो, दोनों गौ से स्टार्ट है। दोनों गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित है। 2390 इसका है क्षेत्रफल, और 1969 में उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। यहाँ भालू, कस्तूरी मृग, भरल और अन्य पक्षी पाए जाते हैं। अगर आपको पीछे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यहाँ से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। हमने तो पढ़ लिया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मैंने कहा था सबसे पहले वन संरक्षण कब आया था? 1935 में आया था। उसके 1 साल बाद इसकी स्थापना हुई। गोविंद की 1980 में हुई, नंदा देवी की 1982 में। फूलों की घाटी इसकी इम्पोर्टेंट 1982। राजा जी का होता है 1 साल बाद 1983 में, गंगोत्री का इसके 6 साल बाद, तो 1989। सबसे ज़्यादा गंगोत्री का देखो कितना है? 2390। फिर उसके बाद राजा का है, राजा का 820.42 सबसे ज़्यादा है गंगोत्री। फिर राजा का 820 है। फिर आपका तीसरे नंबर पर आपका आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका 624 है, ठीक है। गंगोत्री का कितना है? 624 है। फिर आता है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका है 520.82। फिर आता है गोविंद राष्ट्रीय 472। फिर आता है फूलों की घाटी 87.50। तो ये आपका हो गया राष्ट्रीय उद्यान फिनिश। अब आते हैं आपके किसके? वन्य जीव बिहार के अंदर। उसके बाद है वन्य जीव बिहार अभ्यारण्य, ठीक है। सबसे पहला आता है गोविंद वन्य जीव बिहार। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सन 1955 में स्थापित और 485 मतलब 485 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला गोविंद वन्य जीव बिहार जनपद उत्तरकाशी में स्थित। देखो गोविंद से मैंने कहा जितने भी गौ वाले, गंगोत्री हो गया और गोविंद हो गया, दोनों के दोनों कहाँ स्थित है कहोगे? उत्तरकाशी में स्थित है। आपको इससे याद करना है। गोविंद वन्य जीव बिहार की स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है। और इसका टोटल एरिया पूछे तो 485 किलोमीटर इसका कुल एरिया है। यहाँ का मुख्य जो रूप में पाया जाता है वो हिम बाघ है, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयी क्षेत्र, गुड़दाल, बिल्ली, काला व भूरा भालू मतलब सांवर, ये सब इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें से मैं बताता हूँ क्या आता है। गोविंद वन्य जीव बिहार की स्थापना 1955, इसका टोटल एरिया 485, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। ख़त्म। ये हिम बाघ ये तो आपको पता ही क्योंकि ठंडा इलाका है इसलिए। फिर आता है केदार वन्य जीव बिहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार हमने पढ़ा भी है। तो केदार वन्य जीव बिहार की स्थापना 1972 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चमोली और रुद्रप्रयाग के केदारखंड क्षेत्र में, ठीक है। 1972 में स्थित है। इसका टोटल एरिया पूछ लेता तो 957 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कितना फैला है? फैला केदारनाथ वन्य जीव बिहार
जनपद चमोली व रुद्रप्रयाग। ठीक है, केदारनाथ कैसे याद कर, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और केदारनाथ वन्य जीव विहार रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों जगह फैला हुआ है। यहाँ पाए जाने वाला स्नो लेपर्ड तेंदुआ, ये भी ठंडा इलाका है, इसीलिए यहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी वो जानवर होंगे वो कौन कौन से होंगे, ठंडे में जो मतलब एरिया ठंडा होगा, जो ठंडे में अपने यहाँ जीवन बसर करते हैं वो पाए जाएंगे। जैसे स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, हिमालयन काला एवं भूरा भालू, कस्तूरी मृग, थार, गुगर, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, जंगली सुअर। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में मोनाल, फिजेंट, कोकालास, फिजेंट, कलीक, मतलब ये सब वहाँ के पाए जाने वाले वन और पक्षियाँ हैं। ये कभी पूछा नहीं जाता, उतना पूछा जो जाता है मैंने बता दिया। अस्कोट वन्य जीव विहारी, तो आपको हर किसी को पता है कि अस्कोट पिथौरागढ़ में, ये हर बार पूछा गया है। अस्कोट बहुत ईजी वे में याद कर सकते हो। अस्कोट जो पिथौरागढ़ में है तो 600 किलोमीटर है। बस ये याद करना होता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। पेपर में एक लाइनर जो क्वेश्चन आता है उसमें है कि अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1986। केदारनाथ वन्य जीव की स्थापना हुई 1972 और गोविंद वन विहार की स्थापना हुई थी 1955। और गोविंद वन विहार की तो एरिया 44 मतलब 485 किलोमीटर है। केदार का 957 किलोमीटर, अस्कोट का 600। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले हिम, ये भी ठंडा है तो इसलिए ठंडा चीज़ें पाएंगे। देखो भरल, थार, कस्तूरी मृग, कोकड़। ठीक है, मतलब यहाँ पे सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा जाता है पेपर में। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, फैक्ट टू फैक्ट बता रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ, केदारनाथ वो अस्कोट वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। कितने हैं टोटल, 67। फिर सोना नदी वन्य जीव विहार इसके बाद है तो 1987, मतलब अस्कोट वन्य जीव विहार। जैसे सबसे पहले कौन सा है, गोविंद है, फिर केदार है, फिर आपका आता है अस्कोट, फिर आता है सोना। तो अस्कोट जो है 1986 में है और 1987 में सोना नदी वन्य जीव विहार है, 301 किलोमीटर का है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सोना कहाँ है, हमने पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। इसमें क्या है, सोना नदी वन्य जीव की स्थापना 1987 में पौड़ी में इसकी स्थापना हुई थी और ये 301 वर्ग किलोमीटर का ही है। ठीक है, बिल्कुल जो खाली क्वेश्चन पेपर में पूछा था वही बता रहा हूँ, फालतू नहीं। अब इसके अंतर्गत पाए जाने वनस्पति साल और उसकी सहज प्रजातियाँ, शीशम, सैर, ये सब यहाँ पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, साल कहाँ पाए जाते हैं तो सोना नदी वन्य जीव में। सोना नदी का कितना है, 301 है। ठीक है, फिर आता है विंसर वन्य जीव विहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, पेपर में बहुत बार पूछा। सोना के बाद ही है, तो सोना के बाद है 1958 में पाया जाता है, 1988 रे, एक साल 88 87 1988 में 47 किलोमीटर का सबसे कम है मेरे हिसाब से। ठीक, कितना है 47, मतलब सबसे कम वन्य जीव विहार कौन सा है, विंसर, जो कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। कितना है 47, 50 भी नहीं है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव तेंदुआ, काला भालू, ये सब, काकड़, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर आदि पाए। देवदार, बाज, ये तो आपको पता ही होगा। तो मसूरी वन्य जीव विहार, ये भी इम्पोर्टेंट है। मसूरी 1993 में हुआ स्थापित और कितना किलोमीटर, 11 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, सबसे कम, सॉरी विंसर नहीं है, सबसे कम है मसूरी, ये तो भूल गया। अच्छा, सबसे कम क्या है, मसूरी वन्य जीव विहार है। टोटल कितना है, 11 किलोमीटर है। और कितना, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मसूरी, अब ये तो हर किसी को पता है, मसूरी देहरादून में, तो इसलिए देहरादून में कितना है इसका, 11 भी टोटल नहीं है। वैसे इसका 11 भी टोटल नहीं है, पता है इसका टोटल वैसे देखा 10.82% है किसका, मसूरी वन्य जीव विहार। मसूरी कब, 1993 की बात। लंगूर, सुअर, शहरी, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर है नधौर वन्य जीव विहार, ये इंपॉर्टेंट है, अभी प्रेजेंट का है। तो नधौर वन्य जीव विहार नैनीताल में स्थित है। 2012 में इसकी स्थापना हुई। किस नदी के तट पर, नधौर नदी के आसपास उधम सिंह नगर बॉर्डर बनाता है। ठीक है, ये 200 किलोमीटर एरिया, 270 किलोमीटर वन्य जीव विहार। ठीक है, 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ नधौर कितना है, 2012 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे, नैनीताल में है, वह नधौर नदी के आसपास स्थित है। ठीक है, अच्छा, 270 वर्ग किलोमीटर स्थित है नधौर वन्य जीव। ठीक है, सबसे पहले गोविंद 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में इसकी स्थापना हुई। गोविंद उत्तरकाशी में 485 इसका वर्ग किलोमीटर इसका मतलब एरिया है। फिर आता है केदारनाथ 1972 में होता है।
ठीक है। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और क्या कहते हैं उसे, रुद्रप्रयाग और चमोली में स्थित है। इसका टोटल एरिया पूछते हैं 957 वर्ग किलोमीटर है। अस्कोट का है, अस्कोट का कितना है? अस्कोट पहली बात तो कहाँ पाया जाता है कहोगे? पिथौरागढ़ में अस्कोट पाया जाता है। इसका कितना है? 1986 में इसकी स्थापना होती है। अस्कोट कितना? 600 हो गया। सोना नदी है 301, सोना नदी 301 है। सोना नदी, सोना का पौड़ी में है 1987 में, ठीक है। उसके बाद आता है बिनसर, बिनसर 1988 में है। और कहाँ पर है बिनसर? बिनसर आपका अल्मोड़ा में है। कितना? 47 वर्ग किलोमीटर। मसूरी सबसे कम वन्य जीव विहार है, कितना है? 10.82। उसको हम लोगों ने कितना ले लिया? उसको हम लोगों ने कितना कर रखा है? 11 कर दिया वैसे। देहरादून में स्थित है। फिर नधौर नैनीताल में अभी प्रेजेंट 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। और जबकि मसूरी 1993 का है। फिर इसके 2012 में इसकी स्थापना हुई। कितना? 270 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है क्या? ये आपको याद करना है, तो याद करने के लिए सबसे बड़े थे गोविंद 1955, केदारनाथ 72, अस्कोट 86, सोना नदी 87, बिनसर, बिनसर जो है वो कितना? 88 में। मसूरी है 1993 में। नधौर है 2012 में। सबसे कम पूछ लेता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? केदारनाथ वन्य जीव विहार। और सबसे कम मसूरी है 10। केदारनाथ कितना है? 957 किलो। चमोली देखो ये, ठीक है, ये तो याद हो गया। चलो सर, नधौर 2 जगहों पे है, कभी कभार वहाँ पे ऑप्शन में नैनीताल की जगह चंपावत, केवल चंपावत ही आएगा, तो आपको याद होना चंपावत में, ठीक है। इसका जो नधौर है कहाँ का फैला है? नैनीताल और चंपावत में फैला हुआ है, ठीक है। आसन, अब आता है संरक्षण आरक्षिति, आरक्षिति, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति, ठीक है। इसमें क्या है? 4 कितना किलोमीटर कह रहा है? इसमें आपको याद भी करना है भाई, ये भूलना मत। कितना कह रहा है? ये कह रहा है आसन वेटलैंड संरक्षण, पहले मतलब हम लोग को आसन करना है, तो आसन में कितना है? 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून में स्थित है। और 440 वोल्ट जो होता है ना, 440 वोल्ट से का करंट छूने से तेरे 440 वोल्ट का करंट जनरेट होता है, वही है ना। तो याद करना, जब हम आसन में बैठेंगे तो हमें कितने वोल्ट का करंट लगता है? 440 वोल्ट का। जहाँ देहरादून में है और 2005 में इसकी स्थापना हुई। तो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित कब? 440 वोल्ट, 0.40 ही है। क्षेत्रफल वाले सन 2005 की इसकी स्थापना देहरादून में। झिलमिल झील आरक्षित 3783, मतलब 3783.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सन 2005 में स्थापित झिलमिल संरक्षण जनपद हरिद्वार में स्थापित है। यहाँ 12 सिंगा मिलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 12 सिंगा। झिलमिल कितना है? झिलमिल मेरे हिसाब से कितना है? 3783, 3783 इसका एरिया है, 3783.50। झिलमिल का है? झिलमिल आपका है हरिद्वार में, याद रखना। झिलमिल का है हरिद्वार में। यहाँ पाया क्या जाता है? 12 सिंगा, ये भी 2005 में स्थापना। झिलमिल का है हरिद्वार में, यहाँ पाया जाता है 12 सिंगा। इसकी स्थापना 2005 में, 3783 इसका वर्ग में। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, पवाल का है नैनीताल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित कहाँ है? नैनीताल में। कितना है? 5824.67, 5824.67। स्थापना 2012 में। कहाँ? पवालगढ़ की स्थापना 2012। नैना देवी हिमालयी बर्ड कनेक्शन रिजर्व, पक्षियों के संरक्षण हेतु 2015 में नैनीताल में 21,224.56 वर्ग हेक्टेयर, टोटल 111.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अगर पवाल संरक्षण आरक्षित की बात करेंगे तो कितना हेक्टेयर है? तो 5824.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, ठीक है। नंदा देवी, नंदा देवी तो नैनीताल में समझ में आता है, हिमालयी बर्ड कनेक्शन रिजर्व, पक्षियों के संरक्षण हेतु 2015 में नैनीताल में 21,224.56 वर्ग किलोमीटर, वर्ग हेक्टेयर, मतलब 11.9 वर्ग किलोमीटर में इसकी स्थापना की गई। यहाँ देश के कुल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है कहोगे? 1263 पक्षी प्रजातियों के सापेक्ष 600 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा आपको। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, सबसे पहले 1995 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। कहाँ? कितना एरिया है? तो
4.693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कम है इसका। गोविंद बल्लभ पंत स्थानीय नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले देख लो कौन कौन सी है। टाइगर है, लेपर्ड है, साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, जंगली कैट, सिवेट कैट, भेड़िया, तिब्बतन भेड़िया, काला भालू, ये सब इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। प्रमुख वनस्पतियों में ओक प्रजाति के बांस और तिलाड़ी आदि वृक्षों के साथ इनकी सचहरी प्रजाति बुरांश और मतलब इसमें पूछ सकता है कि ओक प्रजाति कहाँ पाई जाती है, आपको तब याद करना है। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में पाया जाता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई। कहाँ कब? इसका एरिया 4 पॉइंट मतलब अभी तक का सबसे कम एरिया इसका। फिर जैव सुरक्षित व और क्षेत्र और विश्व धरोहर जिसको दिया गया वो देखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले वनस्पति जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता एवं एकता को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक विज्ञान एवं पर्यावरण संबंधित अन्य मामलों के अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा जागरूकता तथा प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार ने उत्तराखंड में चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में फैले 5860.6 वर्ग किलोमीटर नंदा देवी जैव सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1998 में की। 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी थी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, वो 3 जगह कौन से हैं तो ये याद रखना है। RCB की जगह P हो जाए, RCP। ठीक है, तो याद रखना RC। तो याद रखना कौन कौन से हैं। चमोली है, बागेश्वर है और पिथौरागढ़। तो चमोली मतलब गढ़वाल क्षेत्र का केवल एक है जिला चमोली। बागेश्वर और अल्मोड़ा जो है ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले ये कुमाऊं के हैं। ठीक है, कितना था तो इतनी इजी वे में याद करा दूंगा कि नदौर वाला जो है ना ये नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षा क्षेत्र कितना है 5860 है। कितना? 5860। स्थापना 1988 में स्थित। इस जैव मंडलीय सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली, फूलो घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली सन 1988 और 2005 में यूनेस्को। देखो, अगर पूछा जाए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया तो याद रखना विश्व धरोहर कब घोषित करा गया तो 1988 में। नंदा है 1988 में, जबकि यूनेस्को इसको तो ये तो चलो 2005 में याद है। ठीक है, 2005 में इसको यूनेस्को में स्थापित किया। वन्य जीव बोर्ड, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये तो भैया ठीक है। वन्य जीव अधिनियम कब का? 1972 का। मैं वन्य जीव के साथ जनमानस की आकांक्षाओं एवं अभिरूपी को जोड़ने के उद्देश्य से राज्य के जीव वन्य बोर्ड की गणना व्यवस्थित मुख्यमंत्री, ये कुछ नहीं है। ठीक है, संकटग्रस्त जीव, अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। कुछ वन्य जीव के लिए विशेष प्रबंध। देखो, जो संकटग्रस्त है कस्तूरी मृग है, बारहसिंगा, सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, लाल सिर और वाले गिद्ध, माउंटेन क्लेव, भूरे भालू, उद्बिलाव, ये सब क्या है यहाँ पे एक तरह से क्या संकटग्रस्त हैं। सबसे पहले 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना करी जिसमें कस्तूरी मृग संरक्षण की जाती है। ये तो भैया अभी पढ़ रखा है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब करी गई? 1977 में करी गई। किसकी? महरूड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब करी गई? 1977 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा महरूड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब करी गई? 1977 में। 1980 और 81 में कस्तूरी मृग फार्म में खोला गया था। 1982 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1982 में कांचूला खरकां चमोली में स्थित है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र संरक्षण खोला गया। 1982 सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट 1982। आँख में बंद कर लो एक बार के लिए आंखों को और 3 से 4 बार सोचो 1982 ऐसे करके, क्योंकि 1982 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। चमोली के कांचूला खरग में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। फिर क्या 1986 में कस्तूरी मृग को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्य जीव, ठीक है ये तो पता अभी तो पढ़ रखा है। वो 1991 और 1992 ये 2 साल में मतलब 1 साल के अंतर्गत टाइगर वॉच योजना शुरू करी। इंपॉर्टेंट, टाइगर को देखने वाली जो योजना कब शुरू करी गई तो याद रखना टाइगर वॉच 1991 और 1992 में। हिम तेंदुए की सुरक्षा के लिए 1990 और 91 में स्नो लेपर्ड योजना पर, वो तो अभी बता रखा था स्नो लेपर्ड योजना कब 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना। उसके 1 साल बाद टाइगर वॉच
इसकी स्थापना करी। तो वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐप के साथ इसी नए अंदाज के साथ। ओके बाय बाय।